नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और इसके पीछे के कारणों पर। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन बहुत लोग युद्ध का अर्थ केवल दो देशों की लड़ाई से लगाते हैं। क्या वास्तव में यह युद्ध एक तरफा आक्रमण था? बिल्कुल सही। इस मामले में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जबकि यूक्रेन ने केवल अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाए। पुतिन ने अपने आक्रमण को जायज ठहराने के लिए नाटो विस्तार और यूक्रेन में नाजी तत्वों का बहाना बनाया, परंतु असली वजह थी संसाधनों और भूमि पर कब्जा, यानी उपनिवेशवाद। यहाँ से पश्चिमी देशों की भूमिका आती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए क्या कदम उठाए? उन्होंने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को हथियार, आर्थिक सहायता दी। 2022 के मध्य तक यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी मदद से रूसी फौजों को पीछे धकेल दिया, लेकिन युद्ध जल्द ही एक गतिरोध पर आ गया। दोनों पक्षों के नियंत्रण क्षेत्र लगभग यथावत रहे। अब 3 साल हो गए हैं, युद्ध स्थिर है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। पश्चिमी देशों की रणनीति क्या रही है, खासकर अमेरिका की? पश्चिमी देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए। वे सैनिक नहीं भेज रहे, लेकिन आर्थिक मदद और हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब तक यूक्रेन अपनी सभी जमीनें वापस नहीं पा लेता, वे समर्थन जारी रखेंगे। यह एक प्रकार की प्रॉक्सी वॉर बन गई है, जिसमें बगैर सीधी लड़ाई के संसाधन और समर्थन दिया जाता है। इस रणनीति के क्या दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं? यह पश्चिम और रूस दोनों के लिए आर्थिक व राजनीतिक दबाव बढ़ाता है। साथ ही यूक्रेन की अर्थव्यवस्था युद्ध के बोझ से झुक गई है। अगर यह स्थिति लंबी चली तो युद्ध के प्रभाव केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता फैलेगी। 2024 के अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने युद्ध की दिशा को कैसे बदल दिया? ट्रंप ने चुनाव प्रचार में ऐलान किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही एक दिन में युद्ध रोक देंगे। सत्ता में आते ही उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को अब और बिना शर्त समर्थन नहीं देगा, बल्कि बदले में संसाधनों की मांग रखी। यहाँ से एक विवादित प्रस्ताव सामने आया, यूक्रेन के संसाधनों का 50% अमेरिका को देने की मांग। क्या ये सही है? जी हाँ, ट्रंप ने वास्तव में यूक्रेन से उसके प्राकृतिक संसाधनों, तेल, गैस, बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधा हिस्सा मांगा। इसे आर्थिक उपनिवेशवाद या माफिया प्रोटेक्शन मनी जैसा कहा गया। यह प्रस्ताव ऐतिहासिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से मिलता जुलता है। 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई, जिसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? यह बैठक पूरी दुनिया के सामने लाइव थी। शुरुआत में माहौल सामान्य था, लेकिन जब जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी मांगी और रूस की बार सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं गिनाई, तो ट्रंप के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। नाराज होकर ट्रंप ने उन्हें तानाशाह तक कह दिया। क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति वांस की भूमिका भी खास रही? जेडी वांस ने बातचीत में कूटनीति की बात की, लेकिन जेलेंस्की ने जब ऐतिहासिक समझौतों की बात की तो वांस नाराज हो गए और जेलेंस्की पर राष्ट्रपति के प्रति असम्मान दिखाने का आरोप लगाया। इससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। यूक्रेन एक समय तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम की क्या भूमिका रही? बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार छोड़ दिए। बदले में रूस, अमेरिका और यूके ने उसकी सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन 2022 में रूस ने खुद उसी समझौते की अनदेखी कर दी। आज की स्थिति में अमेरिका भी समर्थन वापस ले रहा है, जिससे यूक्रेन खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्या यह वैश्विक सुरक्षा ढांचे की विफलता नहीं है? बिल्कुल, इससे छोटे देशों का भरोसा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कमजोर होता है। भविष्य में कोई भी देश अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए परमाणु हथियार छोड़ने से हिचकेगा। अब एक और बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर रूस के लिए एजेंट होने के आरोप क्यों लग रहे हैं? ट्रंप पर आरोप है कि केजीबी ने उन्हें 1980 के दशक में कुलीन के रूप में पहचाना और उनसे संपर्क साधा। पूर्व केजीबी अधिकारी यूरी श्वेत्स के अनुसार ट्रंप को कोडनेम क्रासनोव दिया गया। ऐसी भी बातें सामने आईं कि ट्रंप को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया गया था। क्या इन आरोपों का कोई ठोस प्रमाण है या यह केवल साजिश, थ्योरी है? 2016 के चुनाव में रूस की दखलंदाजी के प्रमाण सामने आए। सोशल मीडिया पर ट्रोल फार्म्स, साइबर अटैक, फर्जी खबरें फैलाई गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां मानती हैं कि इससे ट्रंप को जीतने में मदद मिली। 2025 में ट्रंप की रूस समर्थक नीतियों ने इन आरोपों को और हवा दी है।
यूक्रेन ही नहीं, ट्रंप ने अन्य देशों के संसाधनों पर भी नजर लगाई है। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने, पनामा नहर पर नियंत्रण, कनाडा को 51वां राज्य बनाने और गाजा को खरीदकर होटल बनाने जैसे बयान दिए हैं। ये सभी बयान उनके आर्थिक उपनिवेशवाद की मानसिकता को दर्शाते हैं, जहां संसाधनों पर कब्जा, धमकी और ब्लैकमेलिंग के जरिए किया जाता है। क्या यह दृष्टिकोण अमेरिका के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभदायक है? नहीं, विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बुलिंग डिप्लोमेसी से अमेरिका के पुराने सहयोगी दूर होते जा रहे हैं। इससे दीर्घकालिक रूप से अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता घटेगी। व्हाइट हाउस बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों ने जेलेंस्की का समर्थन किया और अमेरिकी रवैये की आलोचना की। यहाँ तक कि यूरोप में अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार और एक संयुक्त यूरोपीय सेना बनाने की भी चर्चा शुरू हो गई है। क्या यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल, अगर अमेरिका अपने सहयोगियों को खो देता है तो वैश्विक संस्थाओं में उसकी भूमिका सीमित हो जाएगी। इससे चीन और भारत जैसे देश आगे आ सकते हैं और नया वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं। क्या ट्रंप की नीतियां नव उपनिवेशवाद का उदाहरण है और इससे छोटे देशों पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप की प्रोटेक्शन डील, संसाधनों की मांग और धमकी, ये सब नव उपनिवेशवाद के आधुनिक रूप हैं। छोटे देशों के पास विकल्प सीमित नहीं है, तो वे दबाव में झुकें या फिर सहयोगियों की नई श्रृंखला बनाएं। इससे वैश्विक संघर्ष और असंतुलन बढ़ सकता है। क्या इस स्थिति से विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? अगर बड़े देश मिलकर छोटे देशों की रक्षा नहीं करते तो वाकई ऐसी नीतियां तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति की ओर ले जा सकती हैं। सहयोग और सामूहिक नेतृत्व ही इसका हल है। अब सवाल है, इस वैश्विक उथल पुथल में भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए क्या अवसर है? भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइन नीति के कारण वैश्विक नेतृत्व का अवसर है। भारत विविध साझेदारियां कर सकता है ताकि छोटे देशों को संरक्षण मिले और विश्व व्यवस्था को संतुलित किया जा सके। क्या यह केवल अवसर है या भारत के लिए जिम्मेदारी भी? यह न केवल अवसर बल्कि जिम्मेदारी भी है। भारत को चाहिए कि वह सहयोग, कूटनीति और न्यायप्रियता के आदर्श स्थापित करे ताकि नव उपनिवेशवाद का मुकाबला किया जा सके और विश्व शांति को सुनिश्चित किया जा सके।